आज ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस को अपना इतिहास भी देखना चाहिए। कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से नहीं बनाया। इतनी ओबीसी की चिंता थी तो यह भी करके दिखाते। ओबीसी समुदाय वाले प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को कांग्रेस ने कार्यकाल तक पूरा नहीं करने दिया। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों का जोरदार विरोध किया था। कांग्रेस ने ओबीसी अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ दुर्व्यवहार करके अध्यक्ष पद से हटा दिया था। सीताराम केसरी की तो जो दुर्गति हुई थी वो सबको याद है। तब ओबीसी की चिंता कहां गई? कांग्रेस और विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं चल पाएगी, उसे आपको इन आंकड़ों से भी समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार में कितने ओबीसी हैं। अगर आप देखेंगे सरकार में ओबीसी, और मैं आपको यह मोदी सरकार का बता रहा हूं, मोदी सरकार में ओबीसी, पीएम मोदी वो खुद ओबीसी से आते हैं। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। कैबिनेट में जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है, कैबिनेट में अगर आप मंत्री देखेंगे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, तो 77 में से 27 ओबीसी हैं। यानी अगर आप प्रतिशत निकालिएगा तो करीब 35% कैबिनेट में मंत्री ओबीसी है नरेंद्र मोदी सरकार में, जो आज तक का हाईएस्ट है। और जो ओबीसी को आरक्षण भी है वो भी 27% है। मतलब जो आरक्षण भी मिला है अलग अलग जगहों पर, इसमें कैबिनेट में कोई आरक्षण नहीं है भाई, लेकिन अलग जगहों पर जो मिला उससे भी 8% ज्यादा कैबिनेट में मंत्री। ओबीसी सांसद किसके? बीजेपी के। ओबीसी सांसद कितने? 303 में 113 ओबीसी सांसद हैं। और इसका अगर आप परसेंटेज निकालिएगा तो यह भी करीब 37% बैठता, 37% बॉस। बीजेपी के ओबीसी विधायक जो देश भर में अलग अलग राज्यों में बीजेपी के विधायक है, अगर वो आप सबको मिला लीजिए तो बीजेपी के जो ओबीसी विधायक है वो 1358 विधायक टोटल बैठते हैं अलग अलग राज्यों का मिला के। उसमें से 365 ओबीसी है, यानी 27%। यानी जो कोटा है अलग अलग जगहों पर वहां भी 27% और बाकी जगह तो 35 और 37%। बीजेपी के एमएलसी यानी 163 में से 65 एमएलसी बीजेपी के ओबीसी हैं, और यह आंकड़ा कितना बैठता है? 40%। आप देख रहे हैं बॉस, ओबीसी की पॉलिटिक्स करने के चक्कर में, ओबीसी को भड़काने के चक्कर में आप क्या बता रहे हो ओबीसी को कि तुम्हारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 35%, 40% किसी पार्टी में हर जगह प्रतिनिधित्व दिख रहा है ओबीसी का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से हैं, तो फिर उन्हें ओबीसी विरोधी ठहराने की राजनीति कहां टिकेगी बॉस? सुनिए आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था, मान्यवर, ये जो वादा किया था वो मोदी जी ने पूरा किया है। और ये सारे जो ओबीसी का राज हड़पते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का काम। मान्यवर, इसलिए मैं सभी दल के सांसदों को एक विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। जो लोग आज महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि अब जो महिला आरक्षण बिल आया है वो बिल पहले 4 बार संसद में आ चुका भाई, और किसी भी बिल में आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात नहीं थी। महिला आरक्षण का बिल कब कब आया वो भी आपको याद दिला देता हूं। अगर इतनी चिंता थी तो पहले भी लेकर आते। पहली 4 सरकारों में 1996 में देवेगौड़ा सरकार थी, देवेगौड़ा सरकार, उस वक्त भी यह बिल आया था, लेकिन उस वक्त भी कोटे में कोटा नहीं था। 1998 में अटल सरकार में आया यह बिल,
उस वक्त भी कोटे में कोटा नहीं था। उसके बाद यह बिल जो है वो 2002 में फिर आया अटल सरकार में, तब भी कोटे में कोटा नहीं था। और उसके बाद 2008 में मनमोहन सरकार के वक्त भी यह बिल आया, और उस वक्त जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी तब भी कोटे में कोटा नहीं था। किसी में भी कोटे के अंदर कोटे की बात नहीं की गई। महिला आरक्षण बिल में कोटे के अंदर कोटे को लेकर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बहुत बवाल भी हुआ था। इसका पूरा इतिहास भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो लोग इस इतिहास को भूल गए हैं वो लोग आज क्या बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। आज सोनिया गांधी ने सबसे पहले तो महिला आरक्षण का क्रेडिट ही राजीव गांधी को दे दिया और यह कहा कि उनका अधूरा सपना है। इसके बाद सोनिया गांधी ने बिल के समर्थन का ऐलान तो किया, लेकिन दो बातों पर आपत्ति जताई। पहला यह कि बिना देरी के महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। दूसरा, बिल के समर्थन के लिए यह शर्त जोड़ दी कि 33% महिला आरक्षण के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिले। एक बार लोकसभा में सोनिया गांधी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सोनिया गांधी क्या कहा करती थी। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतज़ार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। अपने वक्त में यह बिल आया ही नहीं लोकसभा में। आज इस बिल को बिल के साथ देरी होना महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो जाएगी और कहा जा रहा है कि भाई आरक्षण में आरक्षण दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी आज महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रही है, जबकि यूपीए सरकार के दौरान जो बिल आया था, जो साल 2010 में राज्यसभा में पास भी हुआ, उसमें ऐसा कोई प्रावधान उनकी सरकार ने तो नहीं रखा था। 2010 में जब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ तो एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सोनिया गांधी से पूछा गया था कि कुछ लोग हैं जो महिला आरक्षण में अल्पसंख्यक और ओबीसी कोटे की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए? तब यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी ने साल 2010 में इसके जवाब में कहा था कि जो लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि उनको कौन रोक रहा है मुस्लिम या ओबीसी महिला को आरक्षित सीट पर टिकट देने से? कौन रोक रहा है उनको? तो आज भी कोई नहीं रोक रहा। आज भी अगर आरक्षण आ रहा है तो कोटे के अंदर कोटा क्यों चाहिए? मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए टिकट, ओबीसी महिलाओं को दे दीजिए टिकट। लेकिन नहीं, अगर महिला आरक्षण आ गया, नरेंद्र मोदी के लिए महिला वोट बढ़ गए, फिर कैसे रोकेंगे भाई? तो एक काम करो, उसमें जो है वो आरक्षण के अंदर आरक्षण ले आओ, ताकि ओबीसी महिलाओं को यह बताया जाए कि हम तुम्हारे लिए चाहते थे, ये लोग नहीं लाए। अब जो साल 2010 में सोनिया गांधी कह रही थी वही बात वो आज कर सकती हैं। अगर उनको एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं की इतनी चिंता है तो वो खुद अपनी पार्टी में आज से लागू कर दें, ऐलान कर दें कि आने वाले सभी चुनाव में उनकी पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देगी। या तो ये भी कह दें कि 33% सीटों पर ओबीसी महिलाएं जो हैं वो कैंडिडेट होंगी।
कहते हैं भाई अपनी पार्टी में कर दें, सरकार नहीं कर रही, मान लीजिए मोदी जी विरोधी हैं, आप कर दो कांग्रेस पार्टी में। जब यूपीए के वक्त महिला आरक्षण बिल लाया गया था तो उस वक्त भी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठी। तब तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने ओबीसी आरक्षण की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राजनीति के अंदर ओबीसी आरक्षण दिया जाए, हालांकि नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान है। वीरप्पा मोइली ने यह भी तर्क दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का कोई डेटा तक मौजूद नहीं, तो अपनी सरकार हो तो कोई प्रावधान नहीं, दूसरे की सरकार हो तो कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। महिला आरक्षण बिल पर आज हम आपको थोड़ा इतिहास भी बताना चाहते हैं। मार्च 2010 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। उस वक्त संसद में कैसा माहौल था आपको वो भी जानना चाहिए। बात 8 मार्च 2010 की है। उस दिन पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी, लेकिन हमारी संसद में महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल की कॉपी फाड़ी जा रही थी। उस दिन राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद सभापति हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़ गए थे और माइक उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सांसदों ने तो बिल को फाड़कर उसका गोला बनाकर सभापति की तरफ फेंक दिया था। 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण का विरोध कर रहे 7 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और मार्शल उन्हें पकड़कर बाहर ले गए। इसमें आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को मार्शल के जरिए बाहर किया गया। 9 मार्च 2010 को ही महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में वोटिंग हुई, जिसमें 186 वोट बिल के समर्थन में पड़े और 1 वोट विरोध। बीएसपी और टीएमसी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था और महिला आरक्षण बिल पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा तक नहीं लिया। बिल के पास होने के बाद सोनिया गांधी ने इसे ऐतिहासिक बताया था और पार्टी लाइन को भूलकर बीजेपी, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों की महिला सांसदों ने संसद के बाहर जश्न मनाया था, गाना गाया था। उस वक्त कैसी बयानबाजी हो रही थी, सोनिया गांधी और बाकी पार्टियों के प्रमुखों ने क्या कहा था, एक बार इतिहास का वो पन्ना भी पलटता हूं, सुनिए जरा। बहुत समय के बाद आज हमने इस ऐतिहासिक कदम उठाए और मैं अपनी भारत की अपनी प्यारी बहनों को, उन सभी को बधाई देती हूँ और जिन दलों ने हमको समर्थन दिया उनको भी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ये मुस्लिम महिलाओं को, पिछड़ी जाति के महिलाओं को, शेड्यूल्ड क्लास और दलित महिलाओं का प्रावधान नहीं किया जाएगा तो हमारा जंग और जिहाद हमारा जारी रहेगा। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना समर्थन पत्र मैं कल भेज रहा हूँ। हाँ, अब संघर्ष ऐसा संघर्ष होगा जो 1977 में हुआ था, उससे बड़ा संघर्ष होगा। अगर महिला बिल हमारे संशोधनों के साथ पास नहीं किया जाएगा, पहले कह दिया था, नहीं तो हम समर्थन वापस लेंगे। इस वोटिंग में बहुजन समाज पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि हम असहमत हैं बिल के इस स्वरूप से हम असहमत हैं और अपनी असहमत को व्यक्त करते हुए हम लोग इस वोटिंग से अपना बॉयकॉट करेंगे। तो जो सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि भाई ओबीसी महिलाओं को, एससी एसटी महिलाओं को इस आरक्षण के अंदर आरक्षण मिले, वो तब लालू जी की, मुलायम सिंह की, बीएसपी की बातें क्यों नहीं सुन रहे थे? अगर देना ही था तो दे देते। तभी कहते अरे आप कहां नाराज हो रहे लालू जी, अभी देती हूं, अभी देता हूं, कोटे के अंदर कोटा। लेकिन तब नहीं दिया, आज चाहिए। जेडीयू के शरद यादव, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, इन तीनों की तिकड़ी ने उस वक्त महिला आरक्षण बिल का जबरदस्त विरोध किया। उस वक्त लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह की पार्टी यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। ये तीनों नेता इस बात पर बिल का विरोध कर रहे थे कि महिला आरक्षण बिल में अल्पसंख्यक, एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दे। उस वक्त बिल का विरोध करते हुए मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे दी थी। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल पर बैकफुट पर आ गई थी और राज्यसभा में बिल पास होने के अगले ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लालू यादव और मुलायम सिंह को मिलने के लिए बुलाया। मीटिंग में तय हुआ कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद यह बिल लटक गया। लेकिन उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं आया आरक्षण के अंदर। लेकिन आज कहा जा रहा कि ना आरक्षण में आरक्षण दे दीजिए। उस वक्त यूपीए सरकार के सामने दिक्कत यह थी कि उसे वित्त समेत कई अहम विधेयक के लिए लालू और मुलायम के समर्थन की जरूरत है। सुनिए, जब साल 2010 में मुलायम सिंह, शरद यादव और लालू यादव की तिकड़ी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से मिलकर लौटी थी तो उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम और
पिछड़े और दलित इनका जो इतना बड़ा कदम हो रहा है, तो हिंदुस्तान की 80% आबादी को इसमें इनकॉर्पोरेट करिए, इसमें शरीक करिए। ये हमने अपना सुझाव रखा। और एक सुझाव ये भी रखा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। यानी घनघोर विरोध चल रहा था भाई कि दीजिए कोटे के अंदर कोटा, लेकिन बिल को लोकसभा में रखना मंजूर नहीं था। कोटा देना जो है उसके लिए तैयार नहीं कि ठीक है लोकसभा में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन कोटा तो कोटे के अंदर कोटा नहीं देंगे। ये थी कांग्रेस पार्टी। और आज सोनिया जी और राहुल जी खड़े होकर कह रहे कि ना कोटे में कोटा दीजिए। अब इस विरोध में जो दूसरी बात चल रही है कि महिला आरक्षण बिल अगर संसद से पास भी हो जाता है तो अभी लागू नहीं होगा, और नरेंद्र मोदी का यह चुनावी जुमला है। हम आपको कल भी समझा चुके कि महिला आरक्षण बिल में यह प्रावधान है कि डिलिमिटेशन के बाद ही उसे लागू किया जाएगा, और डिलिमिटेशन 2026 के बाद होने वाली लेटेस्ट जनगणना के बाद ही हो सकता है। यह भी समझने वाली बात है कि संविधान के आर्टिकल 82 में ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया का जिक्र है, और आर्टिकल 82 यह कहता है कि हर जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी, जिसमें राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटें जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाएंगी। और इस आर्टिकल 82 में साल 2002 में संशोधन करके 2026 की डेट डाली हुई है। तो क्या संविधान के खिलाफ जाकर हो जाएगा क्या? लेकिन पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 170 के खंड 3 में राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या साल 2026 के बाद जो सबसे लेटेस्ट जनगणना होगी उसी आधार पर बदली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज सदन के अंदर ये बातें याद दिलाई। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है, तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया, तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर। कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो लोग मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलने की बातें कर रहे हैं, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बातें ओबीसी महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वो जरा खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को सुने कि वो कैसे नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद व्यक्त कर रही हैं कि महिला आरक्षण बिल मोदी जी लाए। मैं काफ़ी इत्तेफाक रखती हूँ मोदी जी से, बल्कि मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने कम से कम महिलाओं के बारे में तो सोचा, और उन्होंने किसी धर्म या कास्ट को लेकर नहीं सोचा है। उन्हें सभी धर्मों और सभी मजहब की औरतों के बारे में सोचा। उन्होंने एक महिला को प्रायोरिटी दी। हम इस दम के लिए यही कहेंगे, हमारी शुभकामनाएं उनको 2024 के इलेक्शन के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि बीजेपी सत्ता में आए और बड़े जोर शोर से, और यकीन है आएगी, पूरा यकीन है राजस्थान में भी बीजेपी आएगी। अगर 33% आरक्षण जो हो रहा है, ये महिलाओं के हक में बहुत अच्छा कदम है। इससे महिलाएं एमएलए भी बनेंगी, एमपी भी बनेंगी, पार्षद भी बनेंगी, फिर मुख्यमंत्री भी बनेंगी, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बने। तो बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की, और ये सिर्फ मोदी जी ही सोच सकते हैं, बाकी आज तक तो ये काम हुआ नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि लेडीज के लिए कोई काम नहीं करता है, चलो मोदी जी कर रहे हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी इस तरह करते रहें, तो क्योंकि लेडीज को बहुत कम समझा जाता है, उनकी तकलीफें वो सुनी नहीं जाती हैं। चलो इसके तहत सबके मसले हल हों लेडीज के, तो अच्छा लगेगा। महिला यहाँ मुस्लिम महिलाएं तो मोदी मोदी कर रही हैं, और यही इन लोगों की चिंता है कि मोदी मोदी ना हो जाए। इसलिए महिला आरक्षण बिल में ओबीसी ओबीसी कर दो, ताकि वहां भी थोड़ा बंटवारा हो, वोट बटे, तो फिर मामला अपनी तरफ आए। खैर।